हमारे देश में पढ़ाई जाने वाली किसी भी ऐतिहासिक पुस्तकों को उठाकर देखिए, वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का श्रेय देते हुए इतिहासकार उसे गुणगान करते हुए आपको नहीं थकते नहीं दिखाई देंगे। उस काल में जब यूरोप से भारत के मध्य व्यापार केवल एक अरब के रूट के माध्यम से होता था, उन पर अरबवासियों का बहुतायत था, प्रभुत्व था और भारतीय मसालों और रेशम आदि को यूरोप में विशेष मांग थी। पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत के कम तट पर 14 मई 1498 को कालीकट केरल पहुंचता है और केरल का यह प्रदेश समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था और स्थानीय निवासी समुद्र तट पर एकत्र होकर गामा के जहाज को देखने आए, क्योंकि गामा के जहाज की रचना अरबी जहाज़ों से बिल्कुल ही अलग थी। हमें इतिहास में बहुत गलत बात बताई गई कि वास्को डी गामा एक बहुत बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के लिए अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि वास्को तत्कालीन पुर्तगाल का डान था और माफिया था। ऐसे बहुत सारे डान और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में यूरोप में होते थे और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहाँ दो देश बहुत ताकतवर थे, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का माफिया किंग था, जबकि ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डान माफिया था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। कोलंबस गया अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डी गामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। असल में हुआ यह था कि एक बार पुर्तगाली और स्पेन की सत्ताओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ और झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज़्यादा है। इसका हल यह निकाला गया कि उस जमाने के पोप ने सन 1492 में एक अध्यादेश जारी किया और यह अध्यादेश यह था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा और 2 हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा था। पोप के अनुसार पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। ये आदेश 1492 में पोप ने जारी किया और स्पेन में कहा गया कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो। इसलिए कोलंबस अमेरिका की तरफ गया और वास्को भारत की तरफ अपनी लूट मुहिम को अंजाम देने के लिए आया। इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका में वहाँ की मूल प्रजाति रेड इंडियन, जिनको माया सभ्यता के लोग कहा जाता था, उन माया सभ्यता के लोगों को मारकर सोना चांदी छीनने का काम शुरू किया। कोलंबस महान ने 14-15 वर्ष तक लगातार अमेरिका के रेड इंडियंस लोगों को लूटा। जो काम मारने का, पीटने का, लोगों की हत्याएं करके सोना चांदी लूटने का कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमेरिका में किया, ठीक वही काम वास्को डी गामा ने 1498 में हिंदुस्तान में किया। ये वास्को डी गामा जब कालीकट में आया तो कालीकट का राजा उस समय झमुरियन था। झमुरियन के राज में तब वास्को डी गामा पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तो अपना मेहमान हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव की एक पुरानी परंपरा का लोग पालन करते हैं। राजा झमुरिन ने वास्को डी गामा को अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने राज्य में रहने के लिए कुछ जगह की भी मांग की तो राजा ने उसे कालीकट रहने की इजाज़त दे दी। इसी झमुरिन की वास्को डी गामा ने हत्या भी कराई और खुद वास्को डी गामा कालीकट का मालिक बन बैठा। कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने वहाँ से गुजरने वाली जहाज़ों पर टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिया। अगर कोई जहाज़ वास्को डी गामा को टैक्स न दे तो उस जहाज़ को समुद्र में डुबोने का पुण्य काम भी यही वास्को डी गामा जी करते थे। बहरहाल केरल के उस प्रदेश में शाही झमुरिन राज परिवार के राजा समुद्रीन का राज्य था और राजा अपने बड़े बेड़े से शाही राजमहल में रहता था। गामा अपने साथियों के साथ राजा के दर्शन करने गया। रास्ते में एक मंदिर को चर्च समझकर गामा और उसके साथी पूजा करने लग गए। वहाँ स्थित देवी मूर्ति को उन्होंने मरियम की मूर्ति समझा और पुजारियों के मुख से श्री कृष्ण के नाम को सुनकर उसे क्राइस्ट का अपना अपभ्रंश समझा। गामा ने यह सोचा कि लंबे समय तक यूरोप से दूर रहने के कारण यहाँ के ईसाइयों ने कुछ स्थानीय रीति रिवाज अपना लिए हैं, इसलिए ये लोग यूरोप के ईसाइयों से कुछ भिन्न मान्यताओं वाले लगते हैं। गामा की सोच उसके ईसाइयत के प्रति पूर्वाग्रह से हमें परिचित करवाती है। राजमहल में गामा का भव्य स्वागत हुआ। उसे 3000 सशस्त्र नायर सैनिकों की टुकड़ी से अभिवादन कराया गया। गामा को तब तक विदेशी राजा के राजदूत के रूप में सम्मान मिलता रहा। सलामी के पश्चात गामा को राजा के समक्ष पेश किया गया। जमेरियन राजा हरे रंग के सिंहासन पर विराजमान था। उसके गले में रतन जड़ित हीरे, हार एवं अन्य जवाहरात थे जो उसकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते थे। गामा द्वारा लाए गए उपहार अत्यंत तुच्छ थे। राजा उससे प्रसन्न नहीं हुआ, फिर भी उसने सोने, हीरे आदि को बदले मसालों के व्यापार की अनुमति दी। स्थानीय अरबी व्यापारी राजा की इस अनुमति देने के विरोध में थे, क्योंकि उनका इससे व्यापार पर एक अधिकार समाप्त हो जाता है। गामा अपने जहाज से वापस लौट गया। उसकी इस यात्रा में उसके अनेक समुद्री साथी काल के ग्रास बन गए थे। उसका पुर्तगाल वापस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उसने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री रास्ते की खोज जो कर ली थी। आधुनिक लेखक उसे भारत की खोज करने वाला लिखते हैं। भारत तो पहले से ही समृद्ध व्यापारी देश के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध था, इसलिए यह कथन यूरोपीय लेखक की पक्षपाती मानसिकता को दिखाता जान पड़ता है। पुर्तगाल ने अब अगली समुद्री यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। इस बार लड़ाकू तोपों से सुसज्जित 13 जहाज और 1200 सिपाहियों का एक बेड़ा भारत की तरफ निकला और युद्ध
कुछ महीने की यात्रा के पश्चात यह बेड़ा केरल पहुंचा। कालीकट आते ही पुर्तगालियों ने राजा के समक्ष एक नाजायज शर्त रख दी कि राजा केवल पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध रखेंगे, अरबों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। राजा ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। झुंझलाकर पुर्तगालियों ने खाड़ी में खड़े एक अरबी जहाज को बंधक बना लिया। अरबी व्यापारियों ने ही पुर्तगालियों के शहर में रुकी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। पुर्तगालियों ने बल प्रयोग करते हुए 10 अरबी जहाज़ों को बंधक बनाकर उसमें आग भी लगा दी। इन जहाज़ों पर काम करने वाले नाविक जिंदा जलकर मर गए, ऐसा बताया गया। पुर्तगाली यहीं नहीं रुके, उन्होंने कालीकट पर अपनी समुद्री तोपों से बमबारी आरंभ कर दी। यह बमबारी 2 दिनों तक चलती रही। कालीकट के राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। यह उसके लिए अत्यंत अपमानजनक था। पुर्तगाली अपने जहाज़ों को मसालों से भरकर वापस लौट गए। यह उनका हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पहला अभियान था। वास्को गामा को एक अत्याचारी एवं लालची समुद्री लुटेरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी थी, इसलिए वह एक बार फिर से भारत आता है और इस बार अगले 3 दिनों तक पुर्तगाली अपने जहाज़ों से कालीकट पर बमबारी करते रहे। खाड़ी में खड़े सभी जहाज़ों और उसके 800 नाविकों को पुर्तगाली सेना ने बंधक बना लिया। इन बंधकों की पहले जहाज़ों पर परेड कराई गई, फिर उनके नाक कान बाहें काटकर उन्हें तड़पा कर मारा गया। अंत में उनके छत विछत शरीरों को नौकाओं में डालकर तट पर भेज दिया गया, ऐसा बताया जाता है। जमेरियन राजा ने एक ब्राह्मण संदेशवाहक को उसके 2 बेटों और भतीजे के साथ संधि के लिए भेजा गया। गामा ने उस संदेशवाहक के अंग भंग कर अपमानित कर उसे राजा के वापस लौटा दिया और उनके बेटे और भतीजे को फांसी से लटका दिया। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल कालीकट तक ही नहीं रुका, वे पश्चिमी घाट के अनेक समुद्री व्यापारिक केंद्रों पर अपना कहर बरपाते हुए गोवा तक चले गए। गोवा में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। यहाँ उनके अत्याचार की एक अलग दास्तान फ्रांसीसी जेवियर नामक एक ईसाई पादरी ने लिखी। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल लालच के लिए ही नहीं था, उसका एक कारण उनका अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना भी था और इस मानसिकता के पीछे उनका और भारतीयों को गैर ईसाई होना भी एक कारण बताया जाता है। इतिहासकार कुछ भी लिखें, मगर सत्य यह है कि वास्को डी गामा एक नाविक के भेष में दुर्दांत अत्याचारी लुटेरा था। खेद है वास्को डी गामा के विषय में स्पष्ट जानकारी देते हुए भी हमारे देश के साम्यवादी इतिहासकार उसका गुणगान करने, उसे महान बनाने पर तुले हुए हैं। इतिहास का यह विकृतीकरण हमें संभवतः विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं मिलेगा। पोप के आदेश पर दुनिया लूटने निकलने वास्को डी गामा को इतिहास की पुस्तकों में हीरो का दर्जा देना वास्तव में मानसिक कंगाली की पराकाष्ठा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और कमेंट में अपनी राय देना जरूर भूलिएगा नहीं।